बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में। पूरा देश इस वक्त एक सवाल का जवाब जानना चाहता है, क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे? मोदी को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी या कम? गुजरात का यह चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, यह चुनाव देश के अगले प्रधानमंत्री का चुनाव भी बनता जा रहा है। पूरे गुजरात में इंडिया टीवी और सी वोटर ने एक ओपिनियन पोल किया। नरेंद्र मोदी के बारे में गुजरात का ओपिनियन क्या है, यह हम आपको बताएंगे। हमारे साथ इस ओपिनियन पोल के नतीजे पर बात करने के लिए मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के महासचिव रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी के बेहद करीब माने जाने वाले अमित शाह हमारे साथ हैं। आप इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अलवी और गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता चेतन रावल। साथ ही चुनाव के इन मुद्दों को आपको समझाने के लिए और गुजरात की असलियत इन आंकड़ों के हिसाब से कैसी दिखती है आपको बताने के लिए इस ओपिनियन पोल के करता धरता जिन्होंने ओपिनियन पोल किया, यशवंत देशमुख भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आप लोगों ने हमको वक्त दिया। चलिए तो अब शुरुआत हम करेंगे कि आखिर गुजरात के आंकड़े क्या कह रहे हैं। 1 घंटे के शो में हम शुरुआत करेंगे सेंट्रल गुजरात से, यानी उस जगह से जहां से मोदी खुद मैदान में हैं। रात 9:05 पर मोदी पर दक्षिण गुजरात का ओपिनियन देखिए। 9:15 बजे मोदी पर सौराष्ट्र का फैसला देखिए। 9:20 पर आपको जवाब मिलेगा उत्तर गुजरात में मोदी का क्या होगा। 9:30 बजे मोदी पर गुजरात का फाइनल फैसला आपके सामने होगा। और 9:35 पर हम बात करेंगे, क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? रात 9:45 पर क्या 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी होंगे? और रात 9:50 पर देखिए कि अगर मोदी बनाम राहुल के बीच देश में चुनाव हुआ तो आखिर कौन किस पर पड़ेगा भारी। चलिए तो आइए बिना किसी और देर के शुरुआत करते हैं हम इस ओपिनियन पोल की। सबसे पहले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है सेंट्रल गुजरात का हाल। सेंट्रल गुजरात, केंद्रीय गुजरात, यहां कुल 63 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 39 और कांग्रेस को 23 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है, यानी बीजेपी के खाते में इस इलाके से, इस जोन से आधे से भी ज्यादा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया टीवी सी वोटर की ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मध्य गुजरात में 49% वोट मिलने की भी संभावना है। कांग्रेस को 38% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। यहां निर्दलीय या अन्य पार्टियों को 13% वोट मिल सकते हैं। अब जरा तुलना कर लें, सेंट्रल गुजरात में फायदे और नुकसान की बात हो। सेंट्रल गुजरात में बीजेपी को 39 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी 7 सीटों का फायदा पिछले बार के चुनावों के बनिस्बत। वहीं कांग्रेस को सेंट्रल गुजरात में 23 सीटें मिल रही हैं और इस हिसाब से 6 सीटों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अन्य दलों को यहां 1 सीट का घाटा होगा। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो एक बड़ा फायदा बीजेपी के लिए केंद्रीय गुजरात से, जहां से मोदी इस बार खुद चुनाव मैदान में है। आंकड़े क्या कहते हैं, यशवंत आपको समझाएंगे। सौरभ, आंकड़े जो कह रहे हैं सेंट्रल गुजरात में बीजेपी को फायदा, इसको सीधे सीधे लोग बहुत तेजी से जोड़ना चाहेंगे 2002 के चुनाव से, जिस समय सेंट्रल गुजरात की जीत के कारण बीजेपी नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर लगातार बन के रह पाए थे। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है, 2002 के चुनाव में सेंट्रल गुजरात में बीजेपी की जो स्वीप थी वो कम्युनल पोलराइजेशन के ऊपर थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार सेंट्रल गुजरात में जो बीजेपी की जीत हो रही है वो दरअसल डेवलपमेंट के एजेंडे पे हो रही है, और यही एक बहुत बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर या डिसाइडिंग फैक्टर होगा इन चुनाव में। अभी हम बाकी क्षेत्रों के ऊपर आएंगे तो नफा नुकसान कितना कहां पे है वो देख पाएंगे, लेकिन जो सेंट्रल गुजरात है वहां पर कम्युनल पोलराइजेशन इस बार नहीं है, इस बार डेवलपमेंटल का फैक्टर है, जिसके कारण मोदी को सीटें वहां। चलिए गुजरात की बात हो रही है, अमित शाह साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमित जी, सेंट्रल गुजरात से पहला आंकड़ा जो आया आपके पक्ष में आया है और एक भारी जीत की ओर केंद्रीय गुजरात में बढ़ती दिख रही है आपकी पार्टी, क्या कहना चाहते हैं? अमित शाह जी। मुझे लगता है सर्वे अभी जो गुजरात में कांग्रेस में जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है उसके पहले का है। गत 4 दिनों से गुजरात में जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है उसका सबसे बड़ा नुकसान अगर कांग्रेस को किसी एक क्षेत्र में होने वाला है तो मध्य गुजरात में होने वाला है, और हमारी सीटें मध्य गुजरात में और बढ़ेगी जी, और अच्छा परिणाम आएगा जी। मैं बड़ा आश्वस्त हूं जी। आप परिणाम बहुत अच्छा। अलवी साहब, अमित शाह ये कह रहे हैं वही हालत है कि अपनों गैरों में कहां दम था, अपनों ने हमें लूटा, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था।
देखिए, मुझे मैं नहीं कह सकता वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इस बार के गुजरात में और पहली बार के गुजरात में बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। मैं खुद गुजरात गया था और वहाँ एक रैली में बातचीत करके आया हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि वहाँ के लोगों को ये एहसास होता जा रहा है कि गुजरात का जो असल विकास था वो कांग्रेस की सरकार पोल में नजर नहीं आ रहा अलवी साहब। इतना जरूर है कि मौजूदा सरकार ने, देखिए पोल तो ये तो आपका सर्वे है, पोल के ऊपर मुझे नहीं पता आपको कितना भरोसा है। फैसला पोल के जरिए नहीं होगा, प्री पोल के जरिए फैसला तो वहां की जनता वोट डाल के करेगी जी। वहां पे जितने हाईवेज हैं सब कांग्रेस ने बनाए हैं। मौजूदा सरकार ने जरूर कोल तार उस पे लगाने का काम। अलवी साहब, ये बात मुझे याद है कुछ रोज पहले फिर आपके साथ चर्चा थी तो आपने यही बात उठाई थी। मैं इसका जवाब रविशंकर प्रसाद से लेता हूं। ये एक बड़ा इल्जाम बार बार जो कांग्रेस पार्टी लगाती है। अलवी साहब ने पिछली बार भी कहा सड़क बनाई हमने थी, आपने कोलतार बिछा दिया, लेकिन क्या उसका फायदा 11 साल तक मिलेगा? रविशंकर जी। देखिए, मैं खुद गुजरात प्रचार करके कल ही लौटा हूं। ये आपका पहला सर्वे नहीं है, कई और सर्वे आए हैं और आपने और विस्तार से किया मुझे मालूम है। हर सर्वे का मिजाज वही है। हम एक चीज बताइए कि अब तक नरेंद्र मोदी की सरकार को भारत और दुनिया से अच्छे शासन के लिए लगभग 250 अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें यूएन का भी ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन का अवार्ड है। कितने टीवी चैनल्स और कितने मैगजीन्स जिसका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, बार बार नरेंद्र मोदी जी को सबसे अच्छे मुख्यमंत्री से नवाजा है। तो ये हमारी कमाई है क्या? ये कांग्रेस की कमाई है क्या? ये उस गुजरात के शासन की कमाई है जहां की वहां की जनता ने देखा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब आप देखिए कि वहां की जो कृषि का विकास हुआ है, बाकी उद्योग की बात तो हम लोग बहुत करते रहते हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, कभी तो ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर कोई सवाल का जवाब दें। रविशंकर जी, आपकी बात का जवाब मैं लेता हूं, आपकी बात का जवाब अलवी साहब से लेता हूं, लेकिन आपने अभी इंक्लूसिव शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर कुछ सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। उससे पहले जरा दक्षिण गुजरात की स्थिति हम जान लेते हैं। दक्षिण गुजरात का हाल यह है कि यहां 33 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक साउथ गुजरात में बीजेपी को 26 और कांग्रेस को 6 सीटें मिलने की संभावना दिख रही है। अन्य दलों को सिर्फ 1 सीट मिलने की उम्मीद है। दक्षिण गुजरात में बीजेपी को 51% वोट भी मिल सकता है, यानी आधे से 1% वोट ज्यादा बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है। कांग्रेस को 36% वोटों के साथ संतोष करना पड़ सकता है और अन्य दलों की बात करें तो उनके हिस्से में 13% वोट जाते दिख रहे हैं। तुलना अगर आप कर लें, आपके लिए समझना आसान होगा। बीजेपी को इस बार पिछली बार के मुकाबले 6 सीटें ज्यादा मिलने की संभावना है। पिछली बार 20 सीटें मिली थी, इस बार यह बढ़कर 26 हो सकती हैं। कांग्रेस को दक्षिणी गुजरात में 5 सीटों का नुकसान है, 1 सीट का नुकसान अन्य दलों को भी हो सकता है। लगातार दूसरा रीजन बीजेपी को बढ़त के साथ जा रहा है। यशवंत, बहुत छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रीजन है सौरभ। इसको इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि दरअसल गुजरात की राजनीति पे जब भी चर्चा होती है तो वो सौराष्ट्र और गोधरा और सेंट्रल गुजरात और लेवा पटेल और छत्री वोट इस पे जाके अटक जाता है। मुझे ऐसा लगता है गुजरात की कहानी दरअसल दक्षिण गुजरात से शुरू होती है और वहीं पर खत्म होती है। अगर हम कांग्रेस के लिहाज से बात करें, कांग्रेस का खाम का बहुत पुराना और सॉलिड इक्वेशन था। तकरीबन 50 साल कांग्रेस ने उस राज्य में राज किया है उसके ऊपर, और उसका एक चौपाई में से एक बहुत महत्वपूर्ण पाया था आदिवासी मतदाताओं का। 15 साल में आदिवासी मतदाता न केवल छिटके बल्कि कांग्रेस से पूरी तरह से अलग थलग और निकल के बाहर हो गए। ये वो इलाका है, और यही नहीं, सेंट्रल गुजरात का जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ झाबुआ बेल्ट वाला भील और भिलाल मतदाताओं का जो इलाका है, मुझे याद है कि एक जमाने में कांग्रेस के सामने बीजेपी को वहां पर फूल वाली कांग्रेस के नाम से समर्थन मांगना पड़ता था। क्या ऐसा हुआ कि न केवल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा तक पूरी की पूरी ट्राइबल बेल्ट में कांग्रेस एक तरह से गायब हो रही है? इस बात का जवाब गुजरात से जो नेता आते हैं वो बेहतर दे सकते हैं। चेतन रावल जी हमारे साथ हैं, आप गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। क्या वजह है कि आपका एक सॉलिड वोट बैंक आदिवासियों का होता था, आपके साथ रहते थे हमेशा, क्यों आपसे दूर होते जा रहे हैं और उसका नुकसान सीधे सीधे आपको यहां होता दिखाई दे रहा है? सबसे पहले मैं अमित भाई की बात का एक जवाब दूंगा कि बड़े दुख की बात है कि अमित भाई और उनकी पार्टी को कांग्रेस की अंदरूनी जो लड़ाई है उसका बेनिफिट लेकर के आश्वस्त होना पड़ता है।
तो इसका मतलब ये हो जाता है, यानी आप मान रहे हैं कि अंदरूनी लड़ाई तो है? बात नहीं है। एक मिनट पहले मुझे बोल लेने दीजिए। जहां तक बात अंदरूनी लड़ाई का है, तो ऐसा कोई पक्ष नहीं है हिंदुस्तान में। भाजपा गुजरात में भी कितनी अंदरूनी लड़ाई है वो सब दुनिया जानती है। कांग्रेस में जो हुआ है वो इच्छनीय नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अंदरूनी जो लड़ाई होती है वो कभी भी इच्छनीय नहीं होती है, आव्कार्य नहीं है, लेकिन वो हर किसी पार्टी का एक हिस्सा है अगर आपकी पार्टी लोकशाही पद्धति से चलती है। रावल साहब देखिए, लोग तो ये कह रहे हैं, खासकर बीजेपी वाले, कि आप तो मुख्यमंत्री इसलिए भी नहीं अनाउंस कर सकते, जिस दिन आपने एक नेता का नाम ले लिया तो बाकी नेता पार्टी को इतना डुबो देंगे, जितनी सीटें आती होंगी उसकी भी आधी रह जाएंगी। खैर, मैं इस पर आगे आपसे बात करूं, और बाकी जो रीजन है, मैं इस पर आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, और ब्रेक के बाद अभी आपने गुजरात के 2 हिस्सों का ओपिनियन पोल जाना है, 2 बड़े हिस्से आने बाकी हैं। हम बात करेंगे केशुभाई फैक्टर की भी, जिनके बारे में इस बार खूब चर्चा है कि वो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हकीकत में क्या ऐसा हमारे पोल में नजर आया, जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सी वोटर का ओपिनियन पोल। गुजरात चुनाव से पहले अब तक हमने गुजरात के 2 अहम हिस्सों की बात की है, केंद्रीय और दक्षिण गुजरात की। यहां दोनों ही जगहों पर बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है पिछले चुनाव यानी 2007 के चुनावी नतीजों के मुकाबले में। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अमित शाह हमारे साथ हैं। अमित साहब, पहले तो मैं आपसे एक बात की सफाई ये चाहता हूं सबसे पहले कि एक इल्जाम जिस दिन आपकी लिस्ट अनाउंस हुई, आपका नाम देखा लोगों ने, तो यह पूछा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एक दागी व्यक्ति को टिकट देकर के अपनी छवि को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। यह मैं जानता हूं व्यक्तिगत आक्षेप है आपके ऊपर, लेकिन क्योंकि यह सवाल बहुत पूछा जाता है तो आप सबसे पहले इसका जवाब दें। आप पार्टी के लिए लायबिलिटी हैं या पार्टी की ताकत हैं? देखिए, जिस दिन मुझ पर केस हुआ उसी दिन से पार्टी ने स्टैंड लिया है कि ये फर्जी केस है और सीबीआई की साजिश है, और कांग्रेस पार्टी के इशारे पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। जब केस कोर्ट की अदालत में गया तब भी हाईकोर्ट ने फैसला दिया, मेरी बेल हुई, उसमें कहा कि कोई प्रामा फसाई केस नहीं है। 2 साल तक आपको गुजरात में नहीं आने दिया अमित शाह जी। सुप्रीम कोर्ट ने मान्य रखा है। 2 साल तक आप गुजरात नहीं आ पाए। न्याय की अदालत में केस चलेगा है। आप 2 साल तक गुजरात नहीं आ पाए। मैं गुजरात नहीं आ पाया, वो स्टेटमेंट मैंने किया था, कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था। नहीं, जो गुजरात में नहीं आ पाया वो स्टेटमेंट मैंने किया था केस के शुरुआत में, क्योंकि सीबीआई ने आरोप करा था कि मेरी पार्टी की सरकार है तो साक्ष्य के साथ मैं खिलवाड़ करूंगा। मैंने ही कहा था जब तक मेरी बेल पर फैसला नहीं होता मैं गुजरात नहीं जाऊंगा। केस लंबा खींच गया, 2 साल हो गए, केस मेरे पक्ष में आया, मैं आज गुजरात में हूं और चुनाव लड़ रहा हूं। चलिए ठीक है, अब ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि गुजरात की जनता आपके बारे में क्या फैसला सुनाती है। खैर, जैसा हमने आपसे कहा था 2 बड़े और भाग गुजरात के, उनके बारे में फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे आपके साथ। आप देख रहे हैं गुजरात का ओपिनियन पोल इंडिया टीवी सी वोटर द्वारा किया गया। क्या नरेंद्र मोदी जीत के हैट्रिक लगा पाएंगे? अलवी साहब, थोड़ी देर पहले रविशंकर जी ने आपसे एक सवाल किया था कि कभी तो ईमानदारी से गुजरात की तरक्की के बारे में 2 अच्छे मीठे बोल आप लोग बोले। 2 अच्छे बोल बोलता हूं। गुजरात इंतहाई शानदार प्रांत है। गुजरात के लोग हिंदुस्तान के इंतहाई शानदार लोग हैं, इसमें कहीं कोई शुबा नहीं। और बदकिस्मती की बात है, जो सरकार वहां मौजूद है उसने गांव में पीने का पानी तक नहीं पहुंचाया है। बदकिस्मती की बात है, देहातों में बिजली नहीं पहुंचाई है। गुजरात में रविशंकर जी, आप जवाब दें इस बात का, क्योंकि आज आपने मैनिफेस्टो आज कुपोषण से मारे जाते हैं। लोगों ने पूछा कि पानी आप अगले 5 साल में देंगे, बिजली अगले 5 साल में देंगे, मकान अगले 5 साल में देंगे, तो 12 साल से क्या किया? पहले मैं बता दूं श्रीमान अलवी साहब को बड़े इज्जत के साथ कि 18,000 गांव में 24 घंटे बिजली रहती है, जिसमें आदिवासी के भी गांव हैं, दलितों के भी गांव हैं, अपने मुसलमान भाइयों के भी गांव हैं,
और आज तक कांग्रेस वाले एक गांव नहीं दिखा सके जहां पर बिजली ज्योतिर्ग्राम योजना के अंतर्गत नहीं आती है। हां, सरदार सरोवर के नर्मदा के बांध को ऊंचा करने की बात है ताकि और नहरों में पानी जाए। और आपकी जानकारी के लिए यह प्रस्ताव दिल्ली में 1 साल से लंबित है, क्योंकि कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि चुनाव तक इसको रोका रखा जाए। वो तो सरदार सरोवर का क्रेडिट भी अपने पास लेते हैं कि हमारी बनाई हुई स्कीम थी। अच्छा भैया, हिंदुस्तान भी कांग्रेस ने ही बनाया था। तो जैसा महाराष्ट्र चला रहे हैं और चला रहे हैं राजस्थान, देखिए आपको मैं चाहता हूं आपके दर्शक एक बात को जाने, आज से 12-15 साल पहले विदर्भ से भी गुजरात का कृषि पीछे थी। बिल्कुल, जहां विदर्भ में इतना आत्महत्या करते हैं। रविशंकर जी, आप बहुत अच्छी जगह इस चर्चा को ले आए हैं। आप बहुत अच्छी जगह इस चर्चा को ले आए हैं, क्योंकि ब्रेक है इसलिए रोक रहा हूं। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्या गुजरात का विकास केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने किया? बीजेपी के शासन से पहले गुजरात की हालत क्या थी? बात हो आंकड़ों पर, बात हो गुजरात की वस्तु स्थिति पर, एक ब्रेक के बाद सबके पास हम जाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि हम अगर 2014 में राहुल बनाम मोदी चुनाव हुआ तो क्या स्थिति रहेगी। बातचीत होगी एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सी वोटर का ओपिनियन पोल। गुजरात चुनाव 2012 के मुतालिक हमने अब तक आपको गुजरात के 2 बड़े हिस्सों के बारे में, क्या सोचती है गुजरात की जनता, किसको वोट देगी, उसका रिजल्ट आपको बताया। आइए अब बात करते हैं सौराष्ट्र की। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इलाका है वो इलाका जो केशुभाई पटेल का गढ़ माना जाता है। देखते हैं क्या केशुभाई नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुल 54 सीटें यहां पर हैं, इनमें से बीजेपी को इस बार 32 और कांग्रेस को 18 सीटें मिल सकती हैं। केशुभाई की पार्टी और अन्य के खाते में 4 सीटें जाने की संभावना है। सौराष्ट्र में पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान हो सकता है। यह पहला ऐसा आप इलाका देख रहे हैं जहां बीजेपी को नुकसान और बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को यहां पर 18 सीटें मिलने की संभावना, यानी 7 सीटों का सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिख रहा है। अन्य दलों को सौराष्ट्र में 2 सीटें फायदा पहुंचाती हुई दिखाई दे रही हैं। हम इस पर राय लें उससे पहले उत्तरी गुजरात की भी जरा स्थिति एक बार देख लें। कुल 32 सीटें आती हैं उत्तरी गुजरात में। बीजेपी के खाते में 24 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य दलों को सिर्फ 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अगर आप अब इंडिया टीवी सी वोटर के ओपिनियन पोल में इन 4 अलग अलग राज्यों के बाद बड़ी पिक्चर, लार्जर पिक्चर की अगर आप बात करें तो वो अब आपकी स्क्रीन पर सामने है। कुल सीटें गुजरात में 182 हैं। अब आपके सामने पूरे गुजरात की स्थिति आ रही है दर्शकों। कुल 182 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 121 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 54 सीटें, अन्य को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। स्थिति साफ है, बीजेपी 2007 से अपनी आंकड़ों में इजाफा करने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। कम से कम 4 सीटों का अनुमान इंडिया टीवी सी वोटर के ओपिनियन पोल के हिसाब से। कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अन्य में, जिनमें केशुभाई की पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी भी शुमार है, उसे केवल 1 सीट का फायदा होता दिख रहा है, यानी 1 ही अन्य सीट और किसी और को मिलेगी, बीजेपी और कांग्रेस के इतर। यह आपके सामने बड़ी पिक्चर है। मैं सबसे पहले जिन्होंने यह ओपिनियन पोल किया, यशवंत, बीजेपी आगे इस बार फिर बीजेपी की सरकार बनने में कोई दिक्कत नजर नहीं आती। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सौरभ, हम यहाँ पे वोट शेयर की बात नहीं कर रहे हैं और पिछले तकरीबन 12 साल से एक मान लिया जाए कि मोटे तौर पर तकरीबन 50% के आसपास बीजेपी को वोट पड़ रहे हैं और 10% कम कांग्रेस को वोट पड़ रहे हैं। इसमें 1-आधा% ऊपर नीचे हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं ये वोट बैंक एक तरह से स्टेबलाइज हो चुके हैं और कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि वो इस जिंक्स को तोड़ नहीं पा रही है। जब हमने सौराष्ट्र की बात की, वहां पर बीजेपी को नुकसान जरूर हो रहा है, कांग्रेस को सीटों का फायदा दिख रहा है। लेकिन अगर आप वोटों पे नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कांग्रेस को वोटों का दरअसल नुकसान हो रहा है और उन सीटों पे कांग्रेस डिफॉल्ट जीत रही है जहां पे केशुभाई पटेल की पार्टी या उनके कैंडिडेट बीजेपी के वोट लगभग उतने काट रहे हैं जितना कि कांग्रेस को जीतने में उतनी मदद मिलेगी। लेकिन कांग्रेस को सौराष्ट्र में भी वोटों का नुकसान हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि केशुभाई की पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही वोट कहीं ना कहीं थोड़े बहुत खा रही है। बहुत ज्यादा
ज्यादा वोट उसको नहीं मिल रहे हैं। यानी केशुभाई पटेल के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में नियरेस्ट कंपैरिजन शायद पंजाब का हो सकता है। मनप्रीत बादल की पार्टी ने एक तरह से जहां नाराज बीजेपी मतदाताओं का बफर बना लिया था और कांग्रेस की ओर वो नहीं गए थे, वैसा कुछ बफर यानी केशुभाई नुकसान तो कर पाए बीजेपी का, लेकिन उतना नहीं कि उस पर कोई बहुत बड़ी चोट आ पाती। अब इन पूरे चुनावी नतीजों के साथ, ओपिनियन पोल के नतीजों के साथ मेहमानों के पास चलते हैं। और अलवी साहब, सबसे पहले आपका रिएक्शन, आपकी सीटें कम हो रही हैं पिछले चुनाव के मुकाबले। देखिए, मैं जाहिर है आपके इस सर्वे से इत्तेफाक नहीं करूंगा, लेकिन मैं टिप्पणी करने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि इस एग्जिट पोल में आपने कितने लोगों से राय ली है? अब आप ये, अच्छा ठीक है, मैं यशवंत इस बात का जवाब आपको जरूर देंगे, वो स्पेशलिस्ट हैं, आप जवाब दे दें यशवंत, उसके बाद बहुत छोटा सा जवाब है। पूरे 182 सीटों में सभी जगह पे कवर किया। नवंबर के महीने में 30,000 से ज्यादा मतदाताओं से हमने बात की और ये साइंटिफिक सर्वे था। इसमें सारी जगहों पे सारी कम्युनिटी, सारे जितने भी तरीके के डेमोग्राफिक हिस्से हो सकते हैं, सबको हमने ध्यान रखा और सबका उचित रिप्रेजेंटेशन इसमें हुआ। अलवी साहब, संतुष्ट हुए आप? देखिए, मैं आपसे कहूंगा 30,000 लोगों से पूछकर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बना रहे हैं। अलवी साहब, ये देखिए, जिस प्रदेश की आबादी 6 करोड़ है। अलवी साहब 6 करोड़ आबादी वाले देश आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन चावल पका कि नहीं पका इसको जानने के लिए आप पूरा पतीता चावल नहीं खाते हैं। आप चावल को घुमा के और उसमें से 2 दाने निकाल के बता लेते हैं कि चावल कितना पका है। मेरे अजीज दोस्त, मैं भी आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन हिंदुस्तान का लोकतंत्र कोई चावल की देग नहीं है। देखिए, आप चावल देखेंगे और बता देंगे। अलवी साहब, देखिए, अब ये बात अगर ये चर्चा एग्जिट पोल नहीं कर सकते। अगर ये चर्चा ये होती कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोलों को करने की जो प्रणाली है वो क्या है, वो विश्वसनीय है या नहीं है, तो जरूर ये बहस में आपसे और आगे जरूर करता, यशवंत भी उसमें शामिल होते, लेकिन वो आज मुद्दा है नहीं। आप इत्तेफाक नहीं रखते इन आंकड़ों से, हम आपकी बात का सम्मान करते हैं। रविशंकर प्रसाद, आप वो अलवी साहब को ये लग रहा है सर कि ये तो आंकड़े जो है रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पूरे राज्य के, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले यह भी कहा था और यह बात दुनिया जानती है, अखबारों में और टीवी चैनलों में और भी कई सर्वे हुए हैं, कमोबेश ऐसे ही नतीजे सब में आए हैं। देखिए, मैं एक सवाल पूछता हूं कि अपने दिल से क्यों नहीं पूछते कि उनकी पार्टी के लोग क्या कहते हैं, उनके पार्टी के दिल्ली के वरिष्ठ नेता क्या कहते हैं। राहुल गांधी, सोनिया जी ने अभी तक प्रचार शुरू क्यों नहीं किया है, जबकि बाकी प्रचार इतना परवान चढ़ चुका, क्योंकि जानते हैं कि हमारी हार तय है। अब मैं उनसे बहस नहीं करूंगा, मैं 2-3 बुनियादी मुद्दे उठाना चाहता हूं। आज बार बार जो कम्युनल कार्ड, बाकी कार्ड की बात कांग्रेस और नरेंद्र मोदी जी के विरोधी कहते थे, ये जो विजय हो रही है तीसरी बार, पिछले की तुलना में भी ज्यादा, ये गुड गवर्नेंस और वहां की जनता के संतोष का निर्णायक परिणाम है, जो जात से ऊपर उठकर हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ी बात देख रहे हैं कि अच्छे शासन, अच्छे विकास, सर्वांगीण विकास को पुरस्कार मिल रहा है। और स्वयं आपने कहा कि आदिवासी इलाकों में, दलित इलाकों में विस्तार हुआ है और कांग्रेस का खेमा टूटा है। रविशंकर जी, मैं आपके चूंकि आंकड़े आपके पक्ष में आए हैं, आंकड़े आपके पक्ष में आए हैं, इसलिए आप जो दलीलें दे रहे हैं, आपको वो देने का पूरा अधिकार है। लेकिन एक बात ये भी सही है कि 182 में से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार आपकी पार्टी ने नहीं उतारा। मैं जानता हूं रावल साहब बहुत देर से कुछ नहीं बोले। रावल साहब, 4 सीटों का तो नुकसान, 5 सीटों का नुकसान ही हो रहा है आपको, आप चुनाव जीतने की बात कर रहे थे। आप उस बात को जरा साइड पे रखिए। सबसे पहली बात रविशंकर प्रसाद जी से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ मैं कहता हूं कि उन्होंने आंकड़े चेक कर लेने चाहिए थे। गुजरात मोदी सरकार ने, ये भाजपा सरकार मैं नहीं गिनता हूं, ये मोदी सरकार है। गुजरात में आज की जो मोदी सरकार है, उसने खुद अपने मैनिफेस्टो में, वो ये भले कुछ भी नाम दे, ये सिर्फ वो हंस रहा है आपकी बात पे, जो इतने सालों से करता है, वे खुद स्वीकार करते हैं 16 लाख हेक्टर
में खेती के लिए पानी देंगे। देखिए, इसका मतलब यह है कि अभी तक वहां पर पानी नहीं है। देखिए अब मैं इस बात को रावल साहब देखिए, चूंकि पूरे रिजल्ट्स अनाउंस हमने अपने ओपिनियन पोल के कर दिया, अब तो इंतजार केवल जो चुनाव के बाद रिजल्ट आएंगे उसका रह जाता है कि हमारा ओपिनियन पोल गलत था या आपके दावे ठीक थे। लेकिन मैं यहां से चर्चा को थोड़ा और आगे ले जाना चाह रहा हूं, आप उसमें शामिल होइएगा। अमित शाह जी, दर्शक जो है, क्योंकि जो अखबारों में आ रहा है कई दिनों से, टेलीविजन चैनलों में भी चल रहा है, और क्योंकि बयान है बड़े बड़े नेताओं के, ये पूछ रही है कि हम मोदी साहब को मुख्यमंत्री के लिए जिता रहे हैं, वोट दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और को गद्दी सौंप कर और दिल्ली में आ जाएंगे, दिल्ली की राजनीति करेंगे, दिल्ली में प्रधानमंत्री की आकांक्षाएं देखेंगे? देखिए, गुजरात का मतदाता मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसमें खुश है। गुजरात का प्रधानमंत्री बनता है तो गुजरात के लिए और गुजरात के मतदाता के लिए गौरव की बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और गुजरात में सभी मतदाता इसका गौरव करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। आप तो करीबी हैं, आप तो करीबी हैं नरेंद्र भाई के, वो क्या सोचते हैं, बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का निर्णय टीवी डिबेटों में नहीं होता, पार्टी करती है। पार्टी जब फैसला करेगी तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन रविशंकर जी, देरी किस बात की इस बात को अनाउंस करने में? केवल यह डर है कि सहयोगी दल नाराज हो जाएंगे? आडवाणी जी ने बोल दिया, सुषमा जी ने बोल दिया, जेटली जी ने बोल दिया, आप कंटेंडर बताते थे, जो विपक्षी हैं वो भी बताते थे शिवराज सिंह चौहान को, उन्होंने भी कह दिया हमारे तो सेनापति हैं मोदी। अब देर किस बात की अनाउंस करने में? देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, मोदी जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, उनके गुड गवर्नेंस के रिकॉर्ड पर हमें गर्व है। लेकिन जो बात अमित शाह ने कही कि प्रधानमंत्री के दौर में वो बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन कौन प्रधानमंत्री होगा, कब होगा, इसका निर्णय पार्टी को अधिकार दीजिए। अभी गुजरात का चुनाव चल रहा है, वो भी जीतेंगे, हिंदुस्तान भी जीतेंगे। मुझे बस एक छोटी बात कहनी है, बहुत जरूरी है। अमित शाह जी से आपने सवाल पूछा, आपको मुझसे पूछना चाहिए था। सीबीआई ने फ्रेम किया है उनको। मैं चाहता हूं आपके दर्शक जाने, सोहराबुद्दीन के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इसलिए दिया कि राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश तीनों सरकार की भूमिका की जांच करनी थी। यह सीबीआई गुजरात की जांच करती है, राजस्थान के बीजेपी सरकार की जांच करती है, लेकिन आंध्र प्रदेश की जांच नहीं करती क्योंकि वहां कांग्रेस का शासन है। जी, बिल्कुल फ्रेम किया गया है और मैंने खुद इनके मामले को देखा है और मुझे पूरा विश्वास है अमित शाह निर्दोष होकर सामने आएंगे। आप अमित शाह जी के पक्ष में बात कहना चाहते थे, आपने बात कह ली। मैं इस बारे में केवल इतना ही कह सकता हूं, चूंकि अदालत का मामला है, इसको अदालत ही निपटे तो वही बेहतर है। इस बारे में और शायद ज्यादा टिप्पणी करना बेहतर नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये सवाल दर्शकों के मन में जरूर रहता है किसी व्यक्ति को जिसके ऊपर कोई भी आरोप लगाओ, इसलिए मैंने उनसे सवाल पूछा था। अब जो बात हम कर रहे थे, क्या नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? हम बात करेंगे राशिद अल्वी से कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे नरेंद्र मोदी तो कौन खड़ा होगा उनके सामने? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सी वोटर का ओपिनियन पोल गुजरात चुनाव के बारे में, और हमने जो आपको आंकड़े बताया उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को पिछली बार के मुकाबले नुकसान ही होता दिखाई दे रहा है। सरकार बनाने के दावे दूर दूर तक पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे। राशिद अल्वी साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि नरेंद्र मोदी को उनकी पार्टी के तमाम आला लीडर प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार बता चुके हैं। अल्वी साहब, इस पर आपकी टिप्पणी पहले, और मुख्यमंत्री गुजरात का कौन होगा ये नहीं बताते आप, ये तो बता दीजिए 2014 में प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जो उस लड़ाई में शामिल हैं। ये एक अलहदा बात है कि ये एक सिर्फ सपना है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 65 सालों में सिर्फ 6 साल के लिए सरकार बना पाई, और वो भी उन्होंने भगवान राम का नाम लेकर आप मुझे ये बताइए, देश के लोगों को गुमराह किया। आप मुझे ये बताइए, आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार नहीं बना सकती या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अलग चीजें नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये बात आप भी जानते हैं और देश भी जानता है। रविशंकर, जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, मुझे 1 मिनट कहने देते हैं। अच्छा जी, जरूर। अच्छा, जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है,
2014 के बाद जो पार्लियामेंट के मेंबर्स चुन के आएंगे, संविधान के मुताबिक वो उनकी मेजॉरिटी ही तय करेगी कि कौन प्रधानमंत्री होगा। बिलाशुबा राहुल गांधी हमारे लीडर हैं, आप सोनिया गांधी हमारी लीडर हैं, और रविशंकर जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि हिंदुस्तान कांग्रेस ने ही बनाया। मेरी हिंदुस्तान कांग्रेस ने आजाद कराया, और रविशंकर जी, आप दोनों देश की सबसे बड़ी पार्टियों के इतने अहम लीडर बैठे हैं, क्यों दिक्कत होती है किसी पार्टी को एक लीडर अनाउंस करने में कि ये हमारा चेहरा है, हम इसके नाम पर लड़ते हैं? रविशंकर जी, देखिए, पहली बात मैं ये बता दूं कि मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी में कई लोग योग्य हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। हम सिर्फ एक परिवार की ओर नहीं देखते हैं कि सारी प्रेरणा और नेतृत्व की क्षमता वहीं से प्राप्त करते हैं। यह कांग्रेस का क्या आलम है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है और इनकी सरकार के नेता और मंत्री रोज कहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, सबसे योग्य है। यह भी देश देखता है। हमारे यहां सिस्टम है कि हमारे यहां योग्य लोग हैं। नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय हैं। पार्टी अपना निर्णय करेगी उचित समय पर जी। तो हमें इस बात का गर्व है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। अपने आप में ये कोई गलत बात नहीं है जी। अब उनको ये कहता है कि हिंदुस्तान उन्होंने बनाया है, हमने व्यंग किया, उन्होंने गंभीर मांग लिया। हे अली साहब, आपको वंदन, अभिनंदन। भारत के हजारों साल की परंपरा, इतिहास सब भूल गए। अब ये भी दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान आप ही ने बनाया। यही अहंकार कांग्रेस को ले डूबेगा। उन्होंने ये तो कह दिया कि राहुल गांधी वरिष्ठतम हमारे नेता हैं, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी हैं, ये तो वो खुलकर कहते ही हैं। तो 2014 के लिए अभी शायद ना कह रहे हो खुल करके, लेकिन ये लगभग साफ सा ही लगता है कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस पार्टी की ज्यादा तवज्जो है। बहरहाल, राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, जरा आप भी सोचिए इस बारे में। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमारा ओपिनियन पोल ये कहता है कि इन चुनावों में नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी कभी देश के प्रधानमंत्री भी बन पाएंगे? एक सवाल यशवंत के पास है। यशवंत, मेरा सवाल तो केवल राहुल साहब से ये है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं, तो गुजराती होने के नाते वो इस बात पे खुश होंगे या उनको इस बात को दुख होगा, या उनको लगता है कि देश का बड़ा दुर्भाग्य होगा कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया? राहुल साहब, सबसे मैं वही उत्तर दे रहा हूं आपसे। धन्यवाद ये सवाल करने के लिए। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये विधानसभा का चुनाव है या लोकसभा का, और अगर ये विधानसभा का चुनाव है तो प्रधानमंत्री की बात हम क्यों कर रहे हैं? और अगर मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री का कैलिबर है तो फिर उनसे कहिए कि विधानसभा छोड़ दे। नहीं, अब ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये तो सवाल आपसे था। गुजराती अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद में की दौड़ में भी आते हैं, एक गुजराती के नाते आप खुश होंगे या नहीं होंगे? इतनी सी बात है। सबसे पहली बात मेरी यही है कि पहले 2012 का चुनाव निपट जाने तो दीजिए, रिजल्ट्स तो आने दीजिए। 2014 अभी बहुत दूर है। चलिए, ठीक है, ठीक। आज क्योंकि चर्चा का समय इतना ही था, नहीं तो ये बात और आगे बढ़ती, लेकिन हमारे साथ हमारे तमाम मेहमानों ने हमें समय दिया, चर्चा में शामिल हुए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रविशंकर प्रसाद जी, राशिद अल्वी जी, रावल साहब, अमित शाह जी और यशवंत देशमुख, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखिए देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के।